साल में सत्ता में आए, सत्ता से गठबंधन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सामंतों को जिताने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि गरीबों की बात उठाकर गरीबों का एक तबका को अलग कर देते हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट उल्टा करते हैं और इस तरह से जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी और पूंजीपति पार्टियां सत्ता में आ जाती बात है। भतरो मीठ पुतरो मीठ क्रिया केकर खाई। तो मैं इस जो भी तथाकथित स्वर्ण जातियों के गरीब अति पिछड़े लोग हैं जी सर, वो एक तरफ ब्राह्मणवाद का समर्थन करते नजर आते हैं, जब वोटिंग करना हो तो स्वर्ण जातियों को वोटिंग करते हैं, और इधर गरीबी का नारा और संविधान से अधिकारों संविधान के खिलाफ भी अगर काम होता है तो चुप रहते हैं, जबकि वो पढ़े लिखे तबका है, जागरूक तबका है, उस समय वो नहीं कहते कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत हो। वो दवाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए ना, आज जो स्थिति परिस्थिति बिहार के है, भेड़ बकरी से भी बेहतर ट्रेन में लदा करके आप कभी रेलवे स्टेशन भी जाके न्यूज़ बनाया कीजिए। जी सर, ठीक है ना। आप यहाँ से देखिए कि कितने लोग दूसरे प्रदेशों में ठोकरे खा रहे हैं। आप बताइए, बिहार में 700-800 करोड़ रुपए का म्यूजियम बन जाता है, आपका बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू बन जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि कभी बाढ़ से प्रभावित जो करोड़ों लोग हैं इस बिहार में, जो उनका सामान बह जाता है, उससे जो पैसा जो सरकार का खर्च, उस नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। आप दूसरा देख लीजिए, शराबबंदी के नाम पर आज लाखों लोग जो हैं, 1 लाख के करीबन पहुंच गया, अब कम हो गया है, आप उसको जेल में डाल देते एक छोटे छोटे घटना पर। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, जिसके नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी, उभरते हुए दलित चेतना के नेता हैं वे। आपको बता दें, बिहार में उनकी पार्टी की गतिविधि पे विचार करने एवं सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे आज बिहार प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी से। जनता के कुछ सवाल है जो हम उनसे पूछने वाले हैं आज। स्वागत है सर आपका प्रेस जागरण में। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो मैं उसके बारे में यही कराऊंगा कि पूरी दुनिया तो लड़ा ही रही है, आप लगता है मुझे मेरे पार्टी से लड़वा दीजिए। मेरा पद जो है प्रदेश का पार्टी प्रवक्ता हूं मैं, अध्यक्ष हमारे जौहर आज़ाद जी हैं, मान्यवर जौहर आज़ाद जी हैं, इसलिए चलिए अच्छी बात है, इसी बहाने हमारे अध्यक्ष को याद करने का मौका मिलेगा। आपका धन्यवाद। जी जी, स्वागत है सर आपका प्रेस जागरण में। जी, मैं धनंजय सिंह यादव। जी सर। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। जी जी, आपको भी धन्यवाद। जी जी सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत लोकतंत्र में, भारत की जो लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी की ही जनता को क्यों ज़रूरत है? देखिए, हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज शोषित वंचितों को उनके थाने में, न्यायालय में, समाज में वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है जो संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता और धर्मनिरपेक्ष और बंधुता की जो बात कही गई है वो आज तक हमें मुयस्सर नहीं हुआ है। और ये जितनी भी तमाम पार्टियां जो कहती हैं कि हम लोकतंत्र के बहुत प्रेमी हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, वो सम्मान करते हैं, उनकी खेती करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो सारे फसल को वो अपने घरों में भर लेते हैं और शोषित वंचितों को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी बीपीएल की संख्या एपीएल से ज़्यादा है और आज भी भुखमरी और असमानता और सड़कों पर लोग रह रहे हैं। यही शोषित वंचित लोग हैं, जिसमें बहुत सारे समाज हैं, पार्टियां हैं और बहुत सारी जातियां हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है जो कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी जाति की पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता लोग अपनी अलग अलग जाति के धर्म के हिसाब से पार्टी बना रहे हैं, ठीक है। तो सर जनता जानना चाहती है कि आपकी जो पार्टी होगी वो किस जाति के सपोर्ट में होगी, कौन सी जाति की विचारधारा के लोग उसमें होंगे, बताइए ज़रा। देखिए, मैं आपको फिर मैं आपत्ति करूंगा कि हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। बिहार में ये सच्चाई है कि जो भी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां बनी हैं, जाति के नाम नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष की पार्टी है।
हमारी पार्टी जमात की बात करती है और वो जमात होती है शोषित वंचित, जिनको अभी तक कोई अधिकार, कोई सम्मान इस देश में अभी तक प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाया है। तो हम जाति की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। लेकिन आपका अगला सवाल फिर होगा कि यहाँ और भी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, आरजेडी है, आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या करेगी? तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ भाजपा। जी, भाजपा को आप इस समझ लीजिए कि हिंदू के नाम पे तथाकथित वही पूंजीपति, सामंती और स्वर्ण लोगों की पार्टी है, जो भोले भाली जनता को धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ठग कर पूरे देश को बेचने का काम कर रही है और सत्ता में बने रहने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई लड़वाते हैं और गरीब को गरीब रहने देते हैं और वो अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के सवाल है, यही पार्टी जो है पहले इन्हीं से भागे हुए लोग आज भाजपा के मुख्य धारा के नेता हैं। तो वो भी आज देखिए बिहार में उनका क्या चरित्र है। कहने के लिए वो कहते हैं कि हम सभी जातियों की पार्टी। उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष एक स्वर्ण जाति के हैं। तो आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे जनता को इस देश में? पूरे प्रदेश में, बिहार के प्रदेश में क्या देना चाहते हैं कि आपके पार्टी में दलित नहीं है, और दलित है तो योग्य नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है, आपका ओबीसी नहीं है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनकी योग्यता ज़्यादा है, उनको आप ना दरकिनार करके वैसे लोगों को, पूंजीपति और स्वर्ण जाति को अगर आप प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे तो जनता में तो यही मैसेज जाएगा ना कि ये उन लोगों की पार्टी है, हम लोगों को सिर्फ वोट देना, हमें बनिहारी करनी है और किसान वही होंगे, ज़मींदार वही होंगे। और जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टियों की बात है, उन पर भी मेरा कड़ा विरोध है। आज तक आज़ादी के 75 साल में सत्ता में आए, सत्ता से गठबंधन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सामंतों को जिताने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि गरीबों की बात उठाकर गरीबों का एक तबका को अलग कर देते हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट उल्टा करते हैं और इस तरह से जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी और पूंजीपति पार्टियां सत्ता में आ जाती और वो वहीं गरीब के गरीब रह जाते हैं। अभी आप देखिए, आप बिहार में आप कम्युनिस्ट पार्टी माले गठबंधन, महागठबंधन सरकार में है, आप आनंद मोहन को छोड़ते हैं, दलित का हत्यारा है, एक आईएएस का हत्यारा है, उसे अमेंडमेंट करके छुड़ाते हैं। तो अमेंडमेंट करने में कौन लोग थे? सिर्फ जदयू एक पार्टी नहीं कर सकती है, बहुमत चाहिए, और बहुमत में ये लोग शामिल थे। जब ये अमेंडमेंट हो गया तो और वो आदमी छूट गया, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप गरीबों की पार्टी है? नहीं। आप देखिए माले को, देखिए माले गरीबी और शोषितों की लड़ाई लड़ रही है। आज जो देखिएगा कि जो भी शोषित और गरीब है, जो आज नहरों पर है, पैन आहरा पे बसे हुए लोग हैं, उन लोगों को जन जंगल हरियाली के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। और उजाड़ने के नाम पर इसमें कानून बनना चाहिए था कि जो भूमिहीन है वो भारत का सम्मानित नागरिक है, अगर वो नागरिक है तो उन्हें भूमि का अधिकार होना चाहिए। तो ये माले कर क्या रहे हैं इस पार्टी में शामिल होकर? सिर्फ सत्ता की मलाई चाव रहे हैं। आज वो क्यों नहीं बात उठा रहे? अगर मैं कहता हूं कि अगर इनमें इच्छा शक्ति हो तो इस सरकार को धमकी देकर, सरकार को गिराने की बात कहकर ये कानून पास करवा सकते हैं कि जो गरीब आरा, पैन और तमाम जगहों पर जो बस गए हैं उनके लिए कानून बना के उनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा, यही माले पार्टी गरीबों की बात करती है, पूंजीपतियों के खिलाफ बात करती है। आज वो क्या कर रही है? गरीब शोषित की तो बात नहीं उठा रही है। सर, आप जैसे दलित और शोषित की बात करते हैं कि दलित और शोषित पे काफ़ी अन्याय हो रहा है, आप उस अन्याय की आवाज़ बन रहे हैं, जनता, उन्हीं जनता की आवाज़ बन रहे हैं सर। लेकिन बहुत सारे ऐसे जनरल कास्ट हैं, उच्च जाति के लोग हैं जो दलित शोषित जैसा ही शोषण हो रहा है उनका, आप उनके लिए क्या करेंगे सर? निश्चित तौर पे जब जैसे वो भी तो एक तरह से सर एक हिस्सा आ गया ना, दलित शोषित वर्ग में आ गए। आपने ठीक कहा जी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बिहार में कहावत है, भतरो मीठ पुतरो मीठ क्रिया केकर खाई। तो मैं इस जो भी तथाकथित स्वर्ण जातियों के गरीब अति पिछड़े लोग हैं, जी सर, वो एक तरफ ब्राह्मणवाद का समर्थन करते नजर आते हैं, जब वोटिंग करना हो तो स्वर्ण जातियों को वोटिंग करते हैं, और इधर गरीबी का नारा और संविधान से अधिकारों हाँ, संविधान के खिलाफ भी अगर काम होता है तो चुप रहते हैं। जबकि वो पढ़े लिखे तबका है, जागरूक तबका है, उस समय वो नहीं कहते कि हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। उस समय उनको जाति नज़र आती है, और जब अधिकार मांगने की बात आती है तो संविधान की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, और अपने आप को शोषित और
वंचित कहते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप अपने आप को साबित कीजिए कि हम शोषित वंचितों के साथ हैं, हम भारत की जनता के साथ हैं, भारत के शोषित जनता के साथ हैं, ना कि किसी जात के साथ। सर, तो जनता ये उम्मीद लगाए कि जो आज़ाद समाजवादी पार्टी है वो दोहरी जो मानसिकता वाले लोग हैं उनकी भी साथ देगी, गरीब तबके दोहरी मानसिकता वालों को तो कतई हम नहीं साथ देंगे, बल्कि गरीबी रेखा वाले नहीं, गरीबी रेखा का मायने नहीं है। बरसों से जो सदियों से जो ये जो अन्याय हुआ है, जी जी, उस अन्याय के पक्ष में क्या ये लोग खड़े हैं? नहीं है। आज उनकी जातियां ही उनका शोषण कर रही है और वो उस पर चुप हैं। तो इस बात को हम देख रहे हैं कि अगर ये इसमें आए तो कहीं नहीं कहीं ये उनका दोहरा चरित्र हमारे पार्टी पे भी असर करेगा कि वो हमारे पार्टी में तो काम फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन जब बेईमानी करने की होगी तो वो अपने जात के साथ चले जाएंगे। तो जातिवादी लोगों से हमें परहेज है और ऐसे लोगों को हम हाथ जोड़ते हैं कि वो हमारे पार्टी के अंदर में ना आए। वो अपना जो दुकान है, जहाँ चलाना है, जहाँ उनका आश्रय स्थल है, वहाँ चलाएं। हाँ, आप शोषित वंचित हो जाइए, भारत के संविधान के प्रति आप आस्था व्यक्त कीजिए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारत की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा के साथ अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं, आपको हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप बताइए, आपकी क्या विचारधारा है जातीय जो राजनीति हो रही है बिहार में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारे जो बिहार के प्रवक्ता जी ने जो बताया, जी जी, वो बहुत कुछ ही बताया। और बिहार के जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं आज हर एक आदमी जान रहा है और बिहार के जनता त्रस्त है। यहाँ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो दवाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए ना, आज जो स्थिति परिस्थिति बिहार के है, भेड़ बकरी से भी बेहतर ट्रेन में लदा करके आप कभी रेलवे स्टेशन भी जाके न्यूज़ बनाया कीजिए। जी सर, ठीक है ना। आप यहाँ से देखिए कि कितने लोग दूसरे प्रदेशों में ठोकरे खा रहे हैं अपना घर परिवार को छोड़ के। तो ये लोग जो 35 साल से सत्ता में जो चला रहे हैं लोग बिहार के लिए, तो ये लोग कभी इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं? ये चीज़ को भी तो देखना चाहिए। आज धर लीजिए एक गरीब आदमी, उसको रोज़गार कहीं मिल रहा है तो जी रहा है, घर चला रहा है। उसको रोज़गार नहीं मिला, वो बीमार हो गया, आज उसको हॉस्पिटल में दवा के बिना मर जाएगा। तो ये बिहार के जनता सब समझ रही है। बिहार के जनता को जाति पाति में उजुरा करके शोषण किया जा रहा है। यहाँ के जो हैं सत्ता में बैठे लोग हैं, एक एक लोग 4 मंत्री पद लेके बैठे हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव के पास 4 मंत्रालय हैं और कोई नहीं है क्या इनके नहीं? पार्टी में यादव में भी नहीं है, उनके दल में भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो मंत्रालय संभाल सके। और ये 4 मंत्रालय लेकर और अपनी बच्ची के साथ फोटो खिंचाते नजर आएंगे। बताइए, एक व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसको 5 साल तक पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलता है, और ये पार्टियों में, जहाँ तक कार्यक्रमों में, आपके संगीत कार्यक्रमों में नजर आएंगे। तो बताइए वो 4 मंत्रालय कैसे चल रहे होंगे? आप देखिएगा, आज शासन प्रशासन के प्रति, आपका नेताओं के प्रति उनका भय खत्म हो गया है। आज दरोगा है मनमानी कर रहा है, तो डिफेम कौन हो रहा है? बदनाम कौन है? बदनाम सरकार हो रही है। अगर आपने नकेल नहीं कसा तो शोषित वंचितों के अधिकार नहीं बचेंगे और यही शोषित वंचित आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। सर, कांग्रेस भी ऐसी ही राजनीति करती नजर आ रही है बिहार में, महागठबंधन को आप देख सकते हैं, और बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही रवैया है। तो सर, जनता किस पे भरोसा करे? आपकी अगर पार्टी पे भरोसा करती है तो जनता के लिए कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? सभी जातियों के बारे में सर मैं पूछना चाहूँगी जनता की आवाज़ से। नहीं, देखिए, आप पहले समझ लीजिए कि ये पहले जातिवादी जितनी भी पार्टी है, आपने पहले भी जिक्र किया कि आरजेडी जो है तथाकथित कहना नहीं चाहिए, यादव की पार्टी मानी जाती है जी। आप जेडीयू को मानिए तो कोयरी कुशवाहा की पार्टी मानी जाती है, और आप और चिराग पासवान का देखिएगा तो एकदम खुलकर पासवान की पार्टी नजर आती है। ये लोग जातियों के व्यापारी हैं जो झोला में भरकर जाति को तौलते हैं
और सामने वाले से इसका पूरा भरपूर पैसा वसूल करते हैं। और इनके चाचा, भतीजा, माँ, बेटी सब विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे और बाकी जनता जहाँ है वहीं पर रहेगी। इस बात को जनता को समझना है। जहाँ तक भाजपा कांग्रेस की बात है, इसमें जितने भी पार्टियां हैं सबकी बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने करीबन 60 साल तक बिहार में राज किया, उसके बाद मान ले 15-20 साल मान ले अति पिछड़ों की सरकार आई। अभी तक दोनों मिलकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाया, बाढ़ की समस्या ख़त्म नहीं हुई। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अब हो रही है जो 20 साल पहले अन्य राज्यों में हो चुकी थी। आप स्वास्थ्य का देखिए, आप कानून व्यवस्था के देखिए क्या स्थिति है। आज सबसे लोएस्ट लेवल पर है। हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और बाहर वाले की प्रशासन की प्रशंसा बिहार में आके करते हैं, तो इनको तो शर्माना चाहिए। अगर ये बिहार से बाहर नहीं निकलते हैं तो मैं कहूँगा कि मैं टिकट कटवा देता हूँ इन लोगों को। ये लोग थोड़ा सा ट्रेन पर चढ़कर और दूसरे राज्यों के भी शासन और व्यवस्था को देखें और विकास को देखें। सर मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे? बिहार की कौन से ऐसी जो विशेष मुद्दे हैं उन पर आप विचार करेंगे, उन पर आप लड़ेंगे? चूँकि लोकसभा का मामला है, लोकसभा पूरे देश का मामला होता है, तो हम जब संसद में जाने की बात करते हैं तो संसद में हमारा होगा संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है। संविधान को बचाना है, उनके मूल्यों को 100% तक इस देश में लागू करने वाली प्रतिबद्ध सरकार का निर्माण करना है। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आज 75 साल बाद जो भी लोग भूमिहीन हैं उनको प्रत्येक परिवार को एक रोज़गार देना है और प्रत्येक परिवार को घर के लिए कम से कम 1,50,00,000 लोगों को हमने टारगेट किया है कि उन लोगों को आवास दिया जाएगा। तभी हम समावेशी विकास की बात करेंगे। सिर्फ पुल पुलिया बनाने से और बड़े बड़े म्यूज़ियम बनाने के, आप बताइए बिहार में 700-800 करोड़ रुपए का म्यूज़ियम बन जाता है, आपका बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू बन जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि कभी बाढ़ से प्रभावित जो करोड़ों लोग हैं इस बिहार में, जो उनका सामान बह जाता है, उससे जो पैसा जो सरकार का खर्च, उस नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। आप दूसरा देख लीजिए, शराबबंदी के नाम पर आज लाखों लोग जो हैं 1 लाख के करीबन पहुंच गया, अब कम हो गया है, आप उसको जेल में डाल देते हैं छोटे छोटे घटना पर। आप बताइए, आप उसका सोशल एवोल्यूशन करते हैं कि वो खर्च सिर्फ वो उसकी तो रोजगारी मारी गई, परिवार गरीबी से जूझ रहा है, प्लस उस पर सरकार पैसा खर्च कर रही है, डेली खाना खिला रही है, जेलर उसका पैसा खा रहा है, वार्डन की नियुक्ति होती है। ये सज़ा तो पूरे प्रदेश की जनता पर पड़ती है। और आप देखेंगे कि यही जनता, लोकसभा में हम ये भी समझाना चाहते हैं अपने शोषित वंचित लोगों को कि आप जो धर्म के नाम पर बिके जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। 56 लाख करोड़ रुपया कर्ज था भाजपा के आने से पहले, और ये भाजपा जब से आई है ये दूसरी पारी खेल रही है। इस दूसरी पारी में अकेले इस सरकार ने 1 लाख करोड़, गिनिएगा 1 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है। ये हमारे बच्चों को चुकाना है, ये कीमत वसूल रही है आपके हिंदुत्ववाद का। सर ये बताइए कि जो लोकसभा में चुनावी गठबंधन आपकी सरकार करेगी तो क्यों करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? देखिए, पहला तो है कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या होंगे, लोकसभा के मुद्दे बताती है। बिहार में जो है वही मुद्दा बिहार का भी है और गठबंधन का भी है। हम शोषित वंचितों के अधिकारों की बात करते हैं। आज जो है 50,000 SC/ST का मामला पेंडिंग है, ठीक है। आपने SC आयोग नहीं बनाया है, आपने दलित आयोग का भी, आपने अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया पिछले 9 सालों से। और आप देखेंगे कि बिहार में जो दलित बच्चे जो गरीब हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता था, उसका फंड को आपने 88 लाख करोड़ रुपया आपने फंड डाइवर्सन किया है और एक तरह से बंद करने के कगार पे कर दिया है। तो इसे चालू करने की बात आएगी। और साथ ही साथ ये आएगी कि जो छोटे मोटे आप अपराधों में दलित और शोषित जातियों को जो आप जेल में रखने का काम कर रहे हैं, इससे देश को फ़ायदा नहीं होने वाला, प्रदेश को फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे देश और पीछे जाएगा, प्रदेश बहुत पीछे जाएगा। ज़रूरत है इनको पेनल्टी करके इनको छुड़ाया जाए और बल्कि कुछ मामलों में
शराबबंदी पे इस तरह की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई ना करके उसके माफियाओं को पकड़ने का काम करे। ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ने से क्या होगा? जहाँ से शराब आ रही है वहाँ आप बंद नहीं कर रहे हैं और शराब बेचने वाले को पकड़े। ये नाटक है, शराबबंदी के नाम पर ये नाटक है। मैं अपील करूँगा कि बिहार में जब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं होगी, स्कॉलरशिप चालू नहीं होगा, अनुसूचित आयोग अगर स्थापित नहीं होता है और थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और साथ साथ में उनके जो ज़मीन हड़पे जा रहे हैं दबंगों के द्वारा, उन पर हम मांग करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो कोई भी दलित जाति और मुस्लिम की अगर ज़मीन को हड़पेगा उसे 10 साल की सश्रम कारावास के हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं। सर, इतनी जटिल बातें और मुद्दे जो हैं आप जनता को कैसे बताएंगे, नेता की तरह समझाएंगे, क्या करेंगे आप? और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनकी जो बातें हैं उनको कैसे आप समझेंगे? देखिए, इसमें ज़रूरत होती है, पार्टी जब होती है तो उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पिछले बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे मार्च में, तो उन्होंने समझाया था कि हमको इस बात को बताने के लिए बूथ लेवल तक जाना है। आज हमारी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिस सदस्यता अभियान का मैं प्रभारी भी हूँ। साथ ही साथ भीम पंचायत के नाम पे दलित महापंचायत नाम हमने रखा है, जो दलित जातियों में चेतना का हम लोग उभार कर रहे हैं कि आप लोग जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो बिखरे हुए हैं, इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारे ही हक के पैसे को दूसरे जगह लाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारी पार्टी गांव-गांव में जाके दलित महापंचायत कर रही है। साथ ही साथ सदस्यता अभियान के दौरान और तीसरा जो कार्यक्रम है, संविधान बचाओ पदयात्रा भी चलने वाली है। और इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने संयुक्त रूप से बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर चुकी है, जिसको मीडिया भी जानती है। हाँ, ये अलग बात है कि गोदी मीडिया इसे दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने पैदल यात्रा की थी। और फिर हम संविधान बचाने के लिए एक पैदल यात्रा प्रस्तावित है, जिसके आगे का कार्यक्रम हम लोग आपको बताएंगे। तो ये जटिल बातें हम गाँव-गाँव जाके हमारे कार्यकर्ता, आप जान लीजिए कि इस प्रदेश में कम से कम नहीं भी है तो 10 लाख हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। अगर वो जाग गए तो समझ लीजिए बहुजन जागा, मनुवाद भागा, और मनुवाद ही इस सारे समस्याओं का जड़ है। जी सर, बताइए हमको कि जब से आए हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, बिहार में उनका जब से आगमन हुआ है तब से जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। सर, जातिवाद बिहार में काफ़ी बढ़ता दिख रहा है, इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहेंगे आप सर? इस बारे में तो मुझे हंसी आती है कि अगर ये जनता का सवाल है तो उस जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि पासवान का लीडर आपने तय कर दिया, लड़ाई हो रही है कि चचा होगा कि भतीजा होगा। और चचा भतीजा की जो महागठबंधन सरकार है, तो 2 भाई में से एक भाई मंत्रालय 2 रखता है, एक भाई 4 रखता है, अलग से लड़ रही है, बहन अलग लड़ रही है, आपके जो बाकी लोग हैं अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी ने, मल्लाहों ने अपनी जाति बना ली है। तो जातिवाद वो कर रहे हैं और इल्ज़ाम हम पर है। हम तो शोषित वंचित की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों को, कोई भी हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, दांगी हो या धानुक हो, कहार हो, चंद्रवंशी हो, अति पिछड़ा पसमानदा मुस्लिम समाज हो, सभी को मैं, अगर आप अपने आप को शोषित समझते हैं, अगर लगता है कि आपको इस देश में और इस प्रदेश में अगर हिस्सेदारी नहीं मिली, और नहीं मिली भी है, आप देख लीजिए कि पूरे इस सरकार में अति पिछड़ा की सरकार कही जाती है। आज तक किसी ने मुख्यमंत्री तो बना, लेकिन मुख्यमंत्री की बात छोड़ दिए, उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को देने का काम नहीं किया। सोचिए, ये पिछले 20 साल से, आप जो है 35 साल से ये मुस्लिमों को ठगने का काम कर रहे हैं। और मुस्लिम कितने ईमानदार हैं? अब मुझे ये सवाल है मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, कि वो मजबूरी के साथ इस महागठबंधन के साथ हैं या मजबूरी के साथ, ये तय करना आपको काम है। अगर मजबूरी के साथ है तो आपका शोषण होगा, और मजबूती के साथ है तो आपको धोखा दिया जा रहा है। सोचने की ज़रूरत है, परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तभी आपकी स्थितियाँ परिवर्तित होंगी। सर, मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से नाराज़गी समझ नहीं पा रहे हैं जनता, आपकी नाराज़गी जो है, लेकिन भाजपा से समझ पा रहे हैं कि हाँ, आपकी किस वजह से आपकी पार्टी की नाराज़गी है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री बिहार के और उप मुख्यमंत्री से आपकी सरकार नाराज़ क्यों है?
देखिए, हमारी पार्टी नाराज़ नहीं है, बल्कि हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और ध्यान ना देने के कारण नाराज़गी जग जाहिर होगी। आप समझ लीजिए कि आपने अनुसूचित आयोग का आपने गठन नहीं किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने दलितों के स्कॉलरशिप को रोका, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके थानों में आज भी जातिवाद है और एक जाति विशेष द्वारा दूसरी जाति को बचाने का प्रयास किया जाता है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आप जो है 50,000 अनुसूचित जाति के जातिवादी केसेस पेंडिंग है, ये क्या मैसेज देने चाहती है ये सरकार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार? मैं इसी सवाल पर नाराज़गी क्यों ना हो, हम इनसे समझौता क्यों करें ताकि हमें कुर्सी मिल जाए, हम एमपी बन जाए, हम विधायक बन जाए और हमारे लोग जो झेल रहे हैं और आज भी झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहें। ऐसे मुद्दों पर ना हमारी सहमति हो सकती है और ना ही हम इनका समर्थन करेंगे और ना ही इनसे हम खुश होने वाले हैं। नाराज़ होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सर, ये जो दो महागठबंधन है, इनसे आप दुश्मनी लेकर आपकी सरकार क्या करना चाहती है सर? देखिए, करना चाहती है ये कि इस देश का मालिक कौन है? जी, इस देश के मालिक जनता है। तो हम जनता से अपील करेंगे, मालिक से कह रहे हैं कि आप अपने इन नौकरों को बदलिए। एक थे लालू प्रसाद जी जो कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो, और उनका बेटा जो है कहता है A to Z। मेरा ये कहना है कि आप ना भूरा बाल साफ कीजिए और ना ही A to Z कीजिए, बल्कि उजला बाल साफ कर दीजिए। ये जितने भी पुराने लोग हैं, ये लोगों को लड़वा के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये बूढ़े लोग ही सब लड़वा रहे हैं। इन लोगों का इस बार सफाया कर दीजिए और नई चेतना और नए विकास के साथ, जैसे आप देख लीजिए, अगर आप नहीं बदलते हैं, जैसे बासपा थी, मायावती की सरकार थी, उन्होंने एक एजेंडा मिशन लिया कि दलितों की चेतना उभारी। उनके पास कोई भी कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम नहीं था और उनको कोई ऐसा नहीं था कि आखिर ये समूह को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नई सोच वाले, जो सोशियो इकोनॉमिक्स को समझने वाली पार्टियां हैं, लोग हैं, उनका चुनाव करें। और उजला बाल जो सठिया गए हैं, 60 बरस से ऊपर हो गए हैं कुछ लोग, उन लोगों को बदलने की ज़रूरत है। अगर नहीं बदला तो किस्मत तो छोड़ दीजिए, आपके बच्चों का भविष्य भी गर्त में जाने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, और आप नहीं हैं तो कल हो के आप हमें दोष नहीं देंगे कि भास्कर जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप लोगों ने राजनीति किया है लेकिन कभी भी उचित बात नहीं उठाई है। जनता के हाथ में है इस सत्ता को परिवर्तन करना, इस सत्ता के नुमाइंदों को परिवर्तित करना। इसलिए जनता से मेरी अपील है कि वोट देते समय नोटा पर नहीं, बल्कि इनके खिलाफ एक अच्छे कैंडिडेट को चुनें, जैसे चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी हैं, जो आज एक ईमानदार और स्पष्ट छवि के नेता है। ऐसे लोगों का चुनाव करके इस देश और प्रदेश का भला करने का काम करें। और अगर नहीं भी जीते तो तय मानिए, आपका ये बेटा लड़ाई पहले भी लड़ रहा था और आगे भी लड़ेगा। आप प्रयास करके तो देखिए, यही मेरी आपसे अपील है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है महागठबंधन को लेकर। महाजुटान महागठबंधन जो पटना में हुआ, 20 दल के जो नेतागण मौजूद हुए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे जन्म रहे। कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ से लेकर सर बंगाल की सीएम और अखिलेश प्रसाद यादव भी यूपी से पहुँच गए। सर, अगर महागठबंधन की जुटान में अगर चंद्रशेखर जी को बुलाया जाए, उनको अपनी पार्टी में शामिल करें, तो क्या चंद्रशेखर जी होंगे शामिल? क्या लगता है सर आपको? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है कि हम अपने शोषित वंचितों के अधिकारों के ऊपर में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर ये महागठबंधन या विपक्षी दलों के गठबंधन अगर कोई कार्यक्रम बनाती है जिसमें हमें ये लगता है कि शोषित वंचितों का अधिकार, संविधान की रक्षा हो सकती है और आने वाले समय में सांप्रदायिकता पर रोक लग सकती है, तो हम निश्चित तौर पे इनके साथ रहेंगे और इनका समर्थन करेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि बिहार में, आप बिहार में ये बात को समझ लीजिए कि हम बस इतना ही अपील करना चाहते हैं कि आप कोई कार्यक्रम तो तय कीजिए। एक कहावत है बिहार में कि भैंस खरीदाया नहीं और मट्ठा का झगड़ा शुरू हो गया। सत्ता बनी नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव शुरू हो गया। चलिए, वो भी सही है, चुनाव अभी तक चुन नहीं पाए। सीटों का बंटवारा पे बात हो रहा है, मुद्दे कहाँ गए?
आपको हम सदन में क्यों भेजे? अगर एक आम आदमी पूछ दे तो ये नेता बोल नहीं पाएंगे। पहले मुद्दा होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए कि हम इन कार्यक्रमों पर एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी योग्यता, भाजपा भगाओ, अच्छा ठीक है, ये LIC को मोदी नहीं बेचेंगे तो ठीक है, नीतीश कुमार बेचेंगे, लालू यादव बेचेंगे। बात कार्यक्रम क्या है? मोदी कोई खतरा नहीं, मोदी तो एक विचारधारा है जिसके पीछे देश बेचवा लोग जो हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। आपके पीछे कौन लोग लगे हुए हैं? ये जनता देख रही है ना। आप जनता को एक नई इबारत दें, नई एक कहानी दें, एक नया कार्यक्रम दें। निश्चित तौर पे जनता हमेशा ईमानदार रही है। आप याद कीजिए, सामाजिक न्याय पे आपको केंद्र में सरकार बनाया था। याद कीजिए कि आपको जो है बिहार में संपूर्ण आपको बहुमत दिया था। हमेशा से ये जनता ईमानदार रही है, बेईमानी इन नेताओं ने किया है। फिर भी सर जनता की किसी को परवाह नहीं, सब प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं सर। जनता भोली भाली है जी। जनता इतनी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि क ख ग हमको शिक्षक बताता है, हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिस दिन ये एहसास हो जाए कि ये हमारा शिक्षक गलत पढ़ा रहा है तो हमें उस शिक्षक को बदल देना चाहिए, उस स्कूल को बदल देना चाहिए, नहीं तो हमारा बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। दलित, शोषित और वंचितों की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी सामने आ रहे हैं। साथ देने के लिए उनका भीम आर्मी से और बिहार के जो प्रवक्ता हैं वीरेंद्र भास्कर जी भी हैं, उनकी विचार हमने अभी सुना। और ऐसे ही जनता से जुड़ी सवाल और मुद्दों को लेकर प्रेस जागरण उनके साथ हमेशा आगे पूछता रहेगा सवाल। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। सर, आपका हमारे एपिसोड में जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जी हाँ सर, तो ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहें प्रेस जागरण के साथ।